I am Lokendra Kumar. Welcome you on my YouTube channel Electro Classes. In last lecture, we will discuss about the different type of waveform like sinusoidal waveform, triangular waveform and square waveform. For these waveform, we calculate the RMS value and average value. After that, we calculate the form factor and peak factor. And after that, we solve some numerical problem on this topic. तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और उसमें जो आज हम करने वाले हैं उसमें आज हम पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म को स्टडी करेंगे कि इन फॉर्म का हम यूज एसी सर्किट में किस तरीके से करेंगे, उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद आपके यूनिट का जो सेकंड पार्ट है एसी सर्किट उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो एसी सर्किट में आज हम प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव 3 सर्किट को देखने वाले हैं और यहां से आपके पेपर में एक 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जरूर बनता है। ठीक है, तो तीनों सर्किट से एक क्वेश्चन 7 नंबर का आपके पेपर में जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेक्टेंगुलर फॉर्म आपकी कौन सी फॉर्म होती है, तो आप लोगों ने जब 9th या 10th में मैथ पढ़ रहे होंगे तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखते थे a प्लस आई बी। यहां जब हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं तो हम इस नंबर को केवल लिखते हैं i प्लस जे बी। तो ये जो फॉर्म होती है जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो है रियल पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। और जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं तो दो वेक्टर्स को ऐड करने में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में हम रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म में आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन होता है और उसके साथ आपका एंगल होता है। ठीक है ना। इस फॉर्म को हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई में और डिवीजन में। मीन अगर आपको कोई दो वेक्टर गिवन है और आपको उनका मल्टीप्लाई करना है या उनका डिवीजन करके उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो उस केस में जब हम एसी में यूज करते हैं तो हम पोलर फॉर्म को यूज करते हैं। जब हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं। अब इसका यूज क्या है वो हम बात करते हैं। तो कई बार जब हम न्यूमेरिकल्स में हमें गिवन होता है तो हमको पोलर से रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करना पड़ता है। तो पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब है कि अगर आपको कोई मैग्नीट्यूड के साथ एंगल गिवन है और इसको आपको a प्लस जे वी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं अपना कैलकुलेटर। मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो आपका FX 100 है और कैसियो का कैलकुलेटर है, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपके पास कीपैड में शिफ्ट का बटन है। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और माइनस साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे REC। ठीक है ना। तो REC लिखा होगा तो इसका मतलब है कि हम पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है वो फॉर्म आपके स्क्रीन पे लिखी होनी चाहिए। सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर है जिसको हमने लिखा हुआ है 10 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, इसको हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड है 10 कीपैड से प्रेस करेंगे और उसके साथ एंगल लिखेंगे 30, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो यहां से आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा 8.66। इसके बाद RCL का बटन गिवन है 7 नंबर के ऊपर RCL, उसके साथ TAN का बटन है उसको प्रेस करेंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये पार्ट जो होगा ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्जन करते हैं। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। 3 अगर हमारे पास 60 डिग्री है, इसको हमें कन्वर्ट करना है तो फिर से हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे,
माइनस साइन प्रेस करेंगे, स्क्रीन पे आपका REC लिखा हुआ होगा, वहां से हम 3,60 ब्रैकेट बंद इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1.5, तो यहां से हम 1.5 लिखेंगे। RCL 10 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस J 2.59। सिमिलर तरीके से हमें अगर रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करना है तो रेक्टेंगुलर से पोलर का मतलब है a प्लस जीबी की फॉर्म में कोई आपको फंक्शन गिवन है, उसको आपको मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, फिर से शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और प्लस का साइन लिखते हैं। इस बार आपकी स्क्रीन पे पोल लिखेगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हमने नंबर लिखा है 3 प्लस J4, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 3,4 ब्रैकेट बंद इक्वल टू, तो यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा जिसको आप लिखते हैं 5। RCL 10 करेंगे फिर से तो यहां से आपको एंगल मिल जाएगा कि ये एंगल आपका कितना होगा 53.13। सपोज कीजिए हमने नंबर लिखा था 8.66 प्लस J5, तो हम यहां से कैसे कर सकते हैं, फिर से हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे, 8.66 कोमा 5 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9.9997, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 10, क्योंकि हमने यहाँ जो 8.66 लिया था वो भी अप्रोक्सीमेट करके लिखा था। RCL 10 तो ये आएगा आपका 30। तो इस तरीके से हम पोलर को रेक्टेंगुलर में और रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट कहां होगी, तो ठीक है, इसके करने के लिए हम इससे आगे देखेंगे। एक चीज और समझ लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि कोई वेक्टर है, ठीक है, जैसे हमने एक साइनसोइडल फंक्शन दिखाया हुआ है। इस साइनसोइडल फंक्शन में आपको उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंट की हुई है। वैल्यू क्या है आपके पास, a कोई क्वांटिटी है जिसको हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखा है a इज इक्वल टू am sin ओमेगा t, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी हमने लिखी हुई है a इज इक्वल टू am sin ओमेगा t प्लस 5, एंड तीसरी क्वांटिटी हमने लिखी हुई है a इज इक्वल टू am sin ओमेगा t माइनस 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। यहां मतलब क्या है कि जो वेवफॉर्म है वो आपके 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फाई इक्वल टू 0, यानी कि इन फेज क्वांटिटी या जीरो फेज। दूसरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो क्वांटिटी 0 से स्टार्ट ना होके वो किसी एक एंगल पहले से स्टार्ट हो रही है जिसको हमने नाम दिया हुआ है फाई, और यहां आपका प्लस फाई है। प्लस फाई का मतलब है कि ये फेज पॉजिटिव फेज है, या हम कह सकते हैं इसको लीडिंग फेज। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी में प्लस का एंगल देखेंगे तो वो क्वांटिटी कहलाएगी लीडिंग क्वांटिटी। तीसरी चीज, तीसरी में देखें तो जो हमारी वेवफॉर्म है यहां 0 से स्टार्ट ना होकर वो कुछ डिले के साथ स्टार्ट हो रही है, और इस डिले को हमने नाम दिया है माइनस फाई एंगल। ये फाई एंगल से लैग कर रही है तो हम इसको बोलते हैं निगेटिव फेज। निगेटिव फेज को हम दूसरा नाम देते हैं लैगिंग फेज। क्या नाम देते हैं, लैगिंग, LAGGING, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लीडिंग फेज। चलिए अब दूसरी चीज, एक चीज और हम समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई फेजर क्वांटिटी ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए मुझे कोई फेजर ड्रॉ करना है और मेरे पास ये है, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने ये कोई एक्सेस ड्रॉ की है, ये आपकी वाई एक्सेस है। अगर कोई क्वांटिटी एक्स एक्सेस पे है, सपोज कीजिए मैंने ये आई ड्रॉ किया, यहां आपका वी लिया था, ये आपकी आई है, तो वी और आई के बीच में एंगल आपका 0 है, यानी कि आई और वी सेम फेज में है, 0 फेज डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी, सपोज कीजिए ये मेरे पास वोल्टेज है और ये क्वांटिटी आपकी नीचे है, मीन अगर हम इस बी क्वांटिटी से
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो हमें एंगल मिलेगा वो आपका लैगिंग नंबर होगा। मीन यहां हम कहेंगे कि जो करंट है वो वोल्टेज के साथ फाई एंगल से लैग कर रही है। दूसरा हम कह सकते हैं अगर V से कोई क्वांटिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मिलती है तो हम कहेंगे कि ये एंगल जो होगा ये आपका लीडिंग एंगल होगा। इसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव फेज। मीन करंट जो है वो वोल्टेज से एडवांस है, लीड कर रही है, मीन पॉजिटिव चल रही है। तो वो कितने एंगल से? फाइव। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये क्वांटिटी यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास जीरो सीक्वेंस क्या होती है, पॉजिटिव सीक्वेंस क्या है और नेगेटिव फेज क्या है। एक चीज और आती है हमारे पास, यहां से हमारे पास आती है फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस हम बात करेंगे जब हम पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे, थ्री फेज सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां हमारे पास एक टर्म आएगी फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो हम चलते हैं अब न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स क्या कहता है कि कैसे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म की बेस पे। तो इसने कहा है कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम of the following voltage and find the RMS value of the resultant voltage। इसने कहा है कि आपको V1, V2, V3 वोल्टेज दिए गए हैं, आपको रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट अगर हम बताएं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू बी तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। लेकिन यहां आपकी जो साइनसोइडल क्वांटिटी है वो आपकी एसी क्वांटिटी है, और एसी क्वांटिटी को हम ट्रीट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरह। मीन हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसको एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको पहले तो एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? आप देख रहे हो कि V1 की जो वैल्यू है वो साइन 500t है। ठीक है, ये भी आपका साइन के साथ है, लेकिन ये वाली जो टर्म है थर्ड वाली ये कॉस है, और फोर्थ फिर से साइन है। तो सबसे पहले मुझे इस वाली क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? साइन में बनाना होगा। जब मैं इसको साइन में बनाऊंगा तो साइन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको हमारे पास जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के उनको यूज करना पड़ेगा। तो इनको यूज करने के लिए हम कैसे करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं इसको लिखता हूं -50 साइन, ठीक है जी, हमें पता है हम लिख सकते हैं 500t माइनस पाई/2। ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करने के बाद इसको हम माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? साइन पाई/2। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, एक मिनट। साइन को जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं उसको पाई/2 माइनस थीटा करके। तो अगर हम इसको लिखते हैं यहां पाई/2 माइनस 500t, ठीक है। अब साइन को हम साइन का साइन माइनस वाला ले जाते हैं तो ये बन जाएगा आपका साइन ये बन जाएगा आपका साइन 500t माइनस पाई/2। क्यों ऐसा हुआ? अगर आप देखें तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, और अब हमारे पास जो वैल्यू है वो सब साइन की है। ठीक है जी, तो यहां हम वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी है? V1 इक्वल टू V1 इक्वल टू है आपके पास 100
साइन 500t। V2 इज इक्वल टू है 200 साइन 500t प्लस पाई बाई 3 एंड V3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 50 साइन 500t माइनस पाई बाई 2 एंड B4 इज इक्वल टू कितना हो गया 150 साइन 500t माइनस पाई बाई 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमें वेवफॉर्म इक्वेशन गिवन थी अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म की, या हम कहें साइनसोइडल वोल्टेज जो हमें गिवन था, हम इसको कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या गिवन होती है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वी नॉट आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये जो 100 है 200 है 50 है 150 है, ये क्या होंगे आपके मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हमें क्या करना है, रिजल्टेंट में आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसको आरएमएस में कन्वर्ट करते हैं। तो आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 मैक्सिमम को √2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने कल फर्स्ट लेक्चर में साइनसोइडल क्वांटिटी के लिए आरएमएस वैल्यू ड्राइव की थी। तो आरएमएस वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, Vm बाई √2। तो हमने यहां से उसको यूज किया, तो ये आ गई आपके पास 100 अपॉन √2। यहाँ कोई भी फेज एंगल नहीं था, इसलिए हमने इसको 0 डिग्री लिया। इसी तरीके से इस वाली क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको विजुअलिटी में सही रहे। तो ये बन जाएगा आपका 200 अपॉन √2 एंगल, ये प्लस है पाई बाई 3, पाई का मतलब 180, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 60 डिग्री। इसको हम करें तो ये बन जाएगा 50 अपॉन √2 एंगल माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस 90 डिग्री। इसको अगर हम करें तो ये बन जाएगा 150 अपॉन √2 एंगल माइनस 45 डिग्री। तो यहां करने के बाद हमारे पास क्या बन गई, ये पोलर फॉर्म। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहली वैल्यू बन जाएगी आपके पास 70, ये वाली पहली वैल्यू बन जाएगी आपके पास 70.71 एंगल 0 डिग्री। ये आपके डबल है, तो ये हो जाएगी आपके पास 141.42 एंगल 60 डिग्री। ये बन जाएगी आपकी 35.35 एंगल माइनस 90 डिग्री। ये हमने सिंपल कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लिया, और ये बन जाएगी आपके पास 106.66 एंगल माइनस 45 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपकी बन गई पोलर फॉर्म। अब अगर आपको इसको एडिशन करना है तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 70.7 एंगल 0 डिग्री प्लस 141.42 एंगल 60 डिग्री प्लस 35.35 एंगल माइनस 90 डिग्री एंड प्लस 106.66 एंगल माइनस 45 डिग्री। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं। अब हमें पता है कि जब हम एडिशन करते हैं तो हमारी पोलर फॉर्म में एडिशन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। अभी हमने आपको बताया था कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म को अगर हमें रेक्टेंगुलर में करना पड़ेगा तो हमें शिफ्ट दबा के माइनस साइन लिखना होगा। तो माइनस साइन लिखेंगे तो हमारा रेक्टेंगुलर आ जाएगा, ब्रैकेट आएगा उसमें 70.71 लिखेंगे, कोमा 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा रियल वाला। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 70.71 प्लस j 0। RCL 10 करोगे तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलर तरीके से जब आप नेक्स्ट के लिए करेंगे तो ये वैल्यू फिर से आ जाएगी 70.71 प्लस j 122.40।
फिर तीसरे वाले के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर सी कर दिया 35.35 कोमा -90 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। RCL 10 करेंगे तो ये आ जाएगी -J35.35। इसके बाद नेक्स्ट वाली है, फिर RCL शिफ्ट के साथ माइनस का साइन प्रेस करेंगे तो ये REC में आ जाएगा 106.66 कोमा -45 ब्रैकेट बंद इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस 75.42 एंड RCL 10 करेंगे तो -75.42। अब आप क्या करना है, जो आपके रियल पार्ट है ये ये और ये, इनका क्या कर लेना है, एडिशन कर लेना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 216.4212। एक बार ऐड कर लेते हैं हम, 70.71 प्लस 70.71 प्लस 0 प्लस 75.42, तो ये वैल्यू आ गई 216.84। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू इसको यहां से कट कर देते हैं, ये आ जाएगी 216.84। अब देखते हैं, जे की वैल्यू पहली 0 है, दूसरा 122.40 प्लस 75, नहीं माइनस में है, 122.40 माइनस 35.35 माइनस 75.42, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.63 प्लस में प्लस जे 11.63। तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, रेक्टेंगुलर में। लेकिन हमें जो रिजल्टेंट चाहिए वो इसी फॉर्म में चाहिए जिसमें हमने इनपुट प्रोवाइड किया था। तो हम इस रेक्टेंगुलर को कन्वर्ट करेंगे फिर से पोलर में। तो 216.84 कोमा 11.63 दैट इज इक्वल टू 217। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 217.15 एंगल RCL 10 दैट इज 3.07। अब आप देख रहे हैं ये आपकी क्या हुई है, RMS वैल्यू आई थी, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे इस वाली फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस √2 से हमने यहाँ डिवाइड किया था, अब इस √2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 217.15 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट इज इक्वल टू 307। कितना आ जाएगा, 307। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी दैट इज V इक्वल टू 307.96 साइन 500t प्लस 3.07 डिग्री। अब इसने कहा था आपसे कि आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इन लाइंस को यूज करते हैं। हमारे पास एक शेप्स हैं दिस, इसको यूज करते हैं और वाइट कलर ले लेते हैं। अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो देखिए आप हम किस तरीके से करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया,
ठीक है जी, ये आपका कोई रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से हमें सबसे पहले V1 ड्रॉ करना है। तो जो V1 होगा वो एक्स एक्सेस पे ही होगा। B2 जो है वो प्लस पाई बाई थ्री, प्लस पाई बाई थ्री का मतलब लीडिंग क्वांटिटी होगी। तो लीडिंग क्वांटिटी आपकी हमेशा जो ड्रॉ होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो ये हमने ड्रॉ किया। अब इसके बाद तीसरी जो क्वांटिटी है वो माइनस पाई बाई टू है। तो तीसरी क्वांटिटी को हमने ड्रॉ किया, ये आपकी नीचे की तरफ आएगी 90 डिग्री एंगल। चौथी जो है वो -45 होगी। तो हम मान सकते हैं कि 45 डिग्री का एंगल कहीं यहां होगा। ठीक है जी, तो अब हम इनके नाम लिख देते हैं। अगर सपोज कीजिए ये हमारे पास ये आपका B1 है, ये B1, B2, ये हमारे पास ये हमारे पास आ गया नीचे B3, ये आपके पास आ गया B4, ये आपके पास यहाँ इसको कट करके B2 ले देते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट अगर हमें ड्रॉ करना है तो रिजल्टेंट आपका कुछ एंगल से है। तो इसका एंगल जो हो जाएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कोई एंगल आ जाएगा, ये आपका V होगा। ठीक है जी, तो ये इस रेफरेंस पॉइंट से आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और इस एंगल को हम लिख सकते हैं 3.07। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब आपके पास जो सर्किट शुरू होते हैं दैट इज द एसी सीरीज सर्किट। और एसी सीरीज सर्किट में हमें आपको 6 सर्किट पढ़ाने हैं, और उन 6 सर्किट में जो आपके पास सबसे पहला सर्किट है दैट इज द प्योर रजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रजिस्टिव सर्किट को पढ़ने के लिए क्वेश्चन आपके पेपर में किस तरीके से आता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में वो पूछा जाता है so that average power for pure resistive circuit is P equal to VI। ठीक है जी, या find out the average power for pure resistive circuit। तो इस तरीके के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको करना क्या होता है वो हम बता दें। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस हम R ओम का लेते हैं और करंट जो है वो आपके I फ्लो करती है। उसके लिए हमने जो सोर्स लिया है वो आपका एक साइनसोइडल सोर्स है। उस सोर्स की वैल्यू V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, अब हमने एक रेजिस्टेंस R अप्लाई किया है तो करंट आपकी I फ्लो करेगी क्योंकि ये क्लोज पाथ बनेगा। अब आपको अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I की जो वैल्यू होती है दैट इज V अपॉन R। ठीक है जी, अब मैं V की वैल्यू को यहां पुट करूं तो वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन R।
अब ये जो करंट हमने कैलकुलेट की है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? I इज इक्वल टू आई एम when sin ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। जब ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो आई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और आई एम की वैल्यू आ जाएगी आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास बनेगा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं और ये इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू द फेज तो यहां भी आपके पास साइन ओमेगा टी है और यहां भी आपके पास साइन ओमेगा टी है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट phase angle between voltage and current is 0। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होगा तो करंट भी आपकी एक्स एक्सिस पे होगी। मीन इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। बट डिफरेंस क्या होगा कि यहां जो मैग्नीट्यूड Vm है और ये जो मैग्नीट्यूड Im है, Vm को आपने R से डिवाइड किया है तब आपकी Im मिली हुई है व्हेन कंडीशन sin ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Im का जो मैग्नीट्यूड होगा वो I से कम होगा क्योंकि R की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो उस केस में आपका Im की वैल्यू Vm से कम होगी। ठीक है? तो सबसे पहले आपको वोल्टेज अप्लाई करना था, हमने करंट फाइंड आउट की। अब हमने करंट फाइंड आउट करने के बाद हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज पावर। एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब हम इंस्टेंटेनियस पावर किसको बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है, इसको हम नेक्स्ट उसमें ले चलते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है उस इंस्टेंट पे कितना वोल्टेज था और कितनी करंट थी। तो इंस्टेंटेनियस पावर, इसको हम स्मॉल पी से लिखते हैं, दैट इज V इंटू आई। अब देखिए अगर आप यहां देख रहे होंगे तो यहां जो आपकी रेड कलर की जो वेवफॉर्म है ये आपकी करंट की वेवफॉर्म है और जो ब्लू कलर की आपको वेवफॉर्म दिख रही है स्काई ब्लू कलर की, दैट विल बी द वोल्टेज वेवफॉर्म। अब आप देखिए दोनों वेवफॉर्म सेम फेज के साथ चल रही है। जहां आपका जीरो यहां है आपके वोल्टेज की वेवफॉर्म का, करंट का भी यहां है, मैक्सिमम आपका करंट ये है, वोल्टेज का मैक्सिमम भी यही है, दोनों सेम फेज में है। यहां जीरो, यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू है करंट की वो यहां है, वोल्टेज यहां है। इसका मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वोल्टेज से लेस देन है। तो चलिए अब हम यहां से P V कितना था हमारे पास? Vm साइन ओमेगा टी इंटू करंट की वैल्यू कितनी थी? Im साइन ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं Vm Im अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये आइडेंटिटी हमने कल भी यूज की थी जब हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। तो P इज इक्वल टू, अब इसको मैं लिख सकता हूं Vm Im अपॉन 2 माइनस Vm Im अपॉन 2 कॉस 2 ओमेगा टी। ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर आती है फॉर द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट।
तो कई बार आपके पेपर में आपसे 2 नंबर में ये चीज पूछ ली जाती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में जो आपकी वैल्यू होगी P इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू माइनस वी एम आई एम बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी। अब अगर मैं इस फंक्शन के लिए, अब मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई है, अब इसके लिए मैं एवरेज पावर कैलकुलेट करता हूं, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 टू t P इंटू डी ओमेगा टी। अब अगर इस फंक्शन की बात करें हम, तो 1/t ये आपकी एक साइनोसॉइडल फंक्शन था जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 पाई था, तो हमने लिखा 0 से 2 पाई, लिमिट 0 से 2 पाई, P की वैल्यू हमने पुट करी वी एम आई एम बाई टू माइनस वी एम आई एम अपॉन टू कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब इस फंक्शन को मैं अगर सेपरेट आउट करता हूं, तो 1/2 पाई 0 टू 2 पाई वी एम आई एम बाई टू डी ओमेगा टी माइनस 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी एम आई एम अपॉन टू कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब हमने कल बात की थी कि अगर हम किसी सिमेट्रिकल फंक्शन की कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी 0 होगी। तो कल हमने साइन के लिए बात की थी, साइन और साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, ये आपके साइनोसॉइडल फंक्शन है। यहां आपका 2 ओमेगा टी है, इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी डबल है। फ्रीक्वेंसी डबल का मतलब क्या हुआ, जितने टाइम में आपकी वोल्टेज की एक साइकिल अकर कर रही है, उतने टाइम में जो आपकी पावर होगी उसकी जो होगी वो 2 साइकिल अकर करेंगी। ठीक है ना। तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी इस फंक्शन की वो 0 हो जाएगी। अब हम इस फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 पाई वी एम आई एम आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका ओमेगा टी होगा, जिसमें आप लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई वी एम आई एम अपॉन टू इंटू 2 पाई माइनस 0, यानी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी P एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू। अगर मैं इसको अलग करके लिखूं तो वी एम बाई टू इंटू आई एम बाई रूट टू, इसको हम लिखते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये हो गई आपकी पी एवरेज। और यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं पी एवरेज इक्वल टू, इसको हम सिंपल वी इंटू आई भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाती है जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो डेरिवेशन था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहां आपको जब आपका वो होगा तो आपको ये जो हमने वेवफॉर्म बना के दिखाई है ये भी शो करनी है। अब ये जो हमने वोल्टेज पावर की वेवफॉर्म दिखाई है ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर थी। अब इंस्टेंटेनियस पावर देखेंगे तो वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई करोगे, वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव, तो ये भी आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना। सिमिलर तरीके से करंट निगेटिव है, वोल्टेज निगेटिव है, तो पावर भी आपकी पॉजिटिव आएगी। तो ये वेवफॉर्म इस तरीके से बनी है। यहां आपका फेजर डायग्राम शो किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि सो दैट द एवरेज पावर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज बी इक्वल टू वी आई, तो आप इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्योर इंडक्टिव। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके जो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो इन 3 डेरिवेशन से पूछे जाएंगे। तो आप यहां से आपके साथ मंगल एकेटीव के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो नेक्स्ट सर्किट हम देखते हैं दैट इज द प्योर
इंडक्टिव सर्किट। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हमने क्या किया है, प्योर एक इंडक्टर लिया है जो एल हेनरी का है और जिसके नंबर ऑफ टर्न्स एन है, उसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब वोल्टेज सोर्स आप किसी सर्किट में अप्लाई करोगे तो एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है जी, तो यहां आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। वो थ्योरी क्या होगी मैं बोलता हूं। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपके सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा। when alternating current I flow through inductor L having n turns, it set up an alternating magnetic flux. When this flux link with the coil turns, it produce EMF due to the self induction। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से यहां एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको आप बोलेंगे ई। ठीक है ना, तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसको हम लिखा ई एल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है जी, समझ में आई बात। हमने सबसे पहले क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने से करंट फ्लो की, करंट जो फ्लो करेगी वो भी आपकी एक अल्टरनेटिंग नेचर की होगी। अल्टरनेटिंग नेचर की करंट जब आपके नंबर ऑफ टर्न्स एन से फ्लो करेगी तो वहां एन आई बनाएगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, आई ये करंट फ्लो करेगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एन आई होगा जिसको आप बोलते हैं एमएमएफ। और इस एमएमएफ की वजह से आपका एक फ्लक्स डेवलपमेंट होगा जो भी आपका एक साइनसोइडल क्वांटिटी का होगा। जब ये फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स इन नंबर ऑफ टर्न्स को लिंक करेगा तो ड्यू टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां आपका ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा जिसको हमने बोला ईएल। और ईएल की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। लेकिन ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है ये ड्यू टू द लेंज लॉ ये आपके अप्लाइड वोल्टेज से अपोजिट होगा। तो हमने लिखा V इज इक्वल टू माइनस ई एल। अगर मैं यहां लिखूं V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है जी, अब V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं यहां से डी आई बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। अगर मैं यहां से डी आई की वैल्यू लिखता हूं तो ये लगेगा आपको वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये जो आई है डी आई है ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में। वी एम अपॉन एल एक न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन। साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, इसको यहां से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आई इज इक्वल टू आपके बन जाएगा वी एम अपॉन एल, ये ओमेगा एल हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन में पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। माइनस अगर हम इसको अंदर ले जाएं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। I will be I max when sin omega t minus pi by 2 is equal to 1. That's mean Im is equal to Vm upon omega L and I is equal to Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर। अब अगर आप यहां से रिलेशनशिप चेक करते हैं कि वोल्टेज की जो वोल्टेज की जो इक्वेशन थी और यहां जो हमने करंट की इक्वेशन कैलकुलेट की है वो क्या है, ये देखिए
आई इक्वल टू आया आपके पास आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब हुआ कि जो करंट होगी वो वोल्टेज के साथ 90 डिग्री लैग कर रही होगी। अभी मैंने आपको समझाया था। तो जो करंट होगी वो यहां से 90 डिग्री लैग कर रही होगी। चलिए इसको एक लाइन ले लेते हैं सीधे। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये वोल्टेज हो गया V, और ये आपका I हो जाएगा, और ये एंगल आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से I इज इक्वल टू Vm अपॉन L। तो इस केस में जब हम देखते हैं कि प्योर इंडक्टिव का केस है, तो उस केस में जो आपकी करंट आती है दैट इज I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट में जो एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री, और वो भी लैगिंग, क्योंकि साइन माइनस का है तो करंट आपकी लैग करेगी। तो इस केस में एक नई चीज आती है दैट इज द इंपीडेंस। मीन जब हम डीसी सर्किट की बात कर रहे थे तो वहां करंट इक्वल टू होता था वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन जब हम एसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन जेड। जेड इज नोन एज द इंपीडेंस। ठीक है जी। अब इस केस में जो इंपीडेंस होगा दैट इज द ओमेगा एल। कितना होगा? ओमेगा एल, जिसको आप एक्सएल भी बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जेड इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है जी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल p is equal to v into I, that is the instantaneous power। अब वोल्टेज तो आपको पता है Vm साइन ओमेगा टी। करंट आपने कैलकुलेट कर ली Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ये हमने किसको लिखा था? Vm Im साइन ओमेगा टी। ये वाली टर्म हमने लिखी थी माइनस कॉस ओमेगा टी को, तो हम यहां लिख लेते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो साइन बाहर माइनस आ जाएगा। वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये बन जाता है आपका, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाता है माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। तो इंडक्टर के केस में जो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है दैट विल बी दिस। दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? P एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 to t P इंटू डी ओमेगा टी। तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू आएगी 0। 0 क्यों आएगी? क्योंकि साइन ओमेगा टी जो है एक सिमेट्रिकल फंक्शन है,
और सिमेट्रिकल फंक्शन की कंप्लीट साइकिल पे जब आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो वैल्यू जीरो आती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। और टू ओमेगा टी का मतलब क्या है, देखिए अगर हम यहाँ वेवफॉर्म को चेक करते हैं तो ब्लू कलर वोल्टेज को शो कर रहा है, रेड कलर आपकी करंट को कर रहा है। तो करंट आपकी ये एंगल, ये आपका एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल कितना है ये एंगल है यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए, अब फर्स्ट क्वार्टर के लिए देखिए वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट आपकी निगेटिव है, तो पावर भी निगेटिव होगी। यहां वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, इस क्वार्टर के लिए पावर पॉजिटिव। वोल्ट करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज निगेटिव है, तो पावर आपकी निगेटिव हो गई। दोनों चीज निगेटिव है तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब देखिए जितने टाइम में जीरो से लेके 2 पाई तक वोल्टेज की एक साइकिल कंप्लीट हुई, उस ड्यूरेशन में जो पावर है उसकी 2 साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो गई। इसलिए यहां 2 ओमेगा टी यूज किया हुआ है। और अगर आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो पावर की वेवफॉर्म है ये आपकी सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस पे। और किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए जब आप एवरेज पावर निकालते हैं तो वो जीरो होती है। तो इस तरीके से हम प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में कह सकते हैं कि जो हमारी एवरेज पावर होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं, दैट इज द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में हमने क्या कंसिडर किया है, एक कैपेसिटेंस लिया है जो सी फेरेड का है और उसके क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब आप कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो करंट जो होगी आई फ्लो करेगी, ठीक है जी। ये हमने मान लिया है। तो कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा उसको हमने लिखा Q इक्वल टू सी बी से। आपको पता होगा चार्ज कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में, वो बताएगा जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू सी बी। अब आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम सॉरी इज नॉन एज करंट। तो हमने लिखा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू की वैल्यू हमने पुट करी C, I इक्वल टू डी सी बी बाई डी टी प्लस वी डी सी बाई डी टी। अब C जो है वो कैपेसिटी है, ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी C डी बी अपॉन डी टी, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां से I की वैल्यू लिखी है, अब I को हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है C डी अपॉन डी टी। V की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, C वी एम बाहर आ जाएगा, D अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अब अगर हम यहां से लिखें तो I इक्वल टू C वी एम कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा यहां आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं हम I इक्वल टू ओमेगा सी वी एम कॉस, कॉस को हम सिंपल चेंज कर सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू से। इसका मतलब I इक्वल टू आई एम होगा व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इक्वल टू 1। तो आई एम हो जाएगा ओमेगा सी वी एम। इसको हम लिख सकते हैं वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो यहां से जो इंपिडेंस आएगा जेड इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यह हम उसको लिख सकते हैं एक्स सी। अब अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब हुआ कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, यह इंडक्टिव नहीं है, ये आपका कैपेसिटिव होगा।
तो करंट और वोल्टेज के फेज में जो रिलेशनशिप है वो प्लस 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट होगा वो 90 डिग्री से लीड करेगा। जब वो 90 डिग्री से लीड करेगा तो उसके लिए जो हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। यहां करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। अगर इस केस में मैं इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करता हूं तो इंस्टेंटेनियस जो पावर होगी दैट विल बी इक्वल टू पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास कितनी, P इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो P इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू बन जाएगी वी एम आई एम साइन 2 ओमेगा टी। अगर हम इसको 2 से, चलो यहाँ छोड़ो इसको एक बार और लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है। अगर इसके लिए हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। सिमिलर तरीके से यहां भी आपके पास एवरेज पावर 0 आएगी। तो फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट आपकी एवरेज पावर जो होती है वो 0 होती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 सर्किटों को डिस्कस किया, दैट विल बी द प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव, और हमने रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म। ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। चैनल आपका इलेक्ट्रो क्लासेस है और मैं लोकेंद्र कुमार। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।